इंडिया, प्राचीन इतिहास की धरती। हमारी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जमाना था। ये समय आधुनिक शहरों और नई खोजों का था। हड़प्पा और मोहनजोदारो उनकी काबिलियत का सबूत हैं। ये शहर अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग का कमाल थे। उसके बाद वैदिक काल आया। ये समय बहुत बड़े स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल विकास का था। वेद, हमारे पवित्र ग्रंथ, इसी युग में लिखे गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी और आने वाली सदियों तक भारतीय सोच को आकार दिया। धर्म का विचार उभरा जो कर्तव्य और सच्चाई पर जोर देता था। इस काल में राज्यों का उदय हुआ और शासन के शुरुआती रूप विकसित हुए। भारत ने शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य के नेतृत्व में ने अधिकांश उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने साम्राज्य का और विस्तार किया। हान ने साम्राज्य अशोक के शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों पर उकेरे गए शिलालेखों के माध्यम से शांति और करुणा के अपने संदेश का प्रसार किया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया। इसने कला, विज्ञान और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। इस युग ने कला और वास्तुकला की शानदार कृतियों को जन्म दिया। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त युग अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतिभा का समय था। उत्तम मूर्तियों और चित्रों के साथ कला फली फूली। अजंता और एलोरा की गुफाएं गुप्त कला और वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। इस अवधि के दौरान साहित्य का विकास हुआ। महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास ने इस युग को अपनी उत्कृष्ट कृतियों जैसे शकुंतला और मेघदूत से अलंकृत किया। उनकी रचनाएं आज भी दर्शकों को प्रेरित और मोह कैप्टिवेटिंग करती हैं। गुप्त काल में विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना की और चंद्र और सूर्य ग्रहण की व्याख्या की। भाग 4, इस्लाम का आगमन। भारत में इस्लाम के आगमन ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मुस्लिम शासकों ने शक्तिशाली राजवंशों की स्थापना की। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल काल में भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का मेल देखा गया, जिससे ताजमहल जैसी भव्य संरचनाओं का उदय हुआ। भाग 5, औपनिवेशिक शासन का साया। यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के संसाधनों और धन का शोषण करते हुए अपने प्रभाव का विस्तार किया। व्यापार के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण ले लिया। जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू हुआ। यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्रूर थी। विद्रोह के दमन से कंपनी शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। भारत एक उपनिवेश बन गया। इसके लोग ब्रिटिश कानूनों और प्रशासन के अधीन हो गए। भाग 6, आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी। जीवन के सभी वर्गों के भारतीय अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध से लाखों लोगों को प्रेरित किया। सत्याग्रह ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। भारतीयों ने सामूहिक विरोध और बहिष्कार में भाग लिया। उनके बलिदान ने औपनिवेशिक शासन को कमजोर किया। नेहरू और पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता को संगठित किया और आजादी के लिए बातचीत की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता की मांग चरम पर थी। युद्ध से कमजोर हुए अंग्रेज आजादी देने को तैयार हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत जागा।
भारत ने आखिरकार आजादी हासिल कर ली थी।